वेलकम टू स्वाति लॉ इन्फो। आज हम करेंगे दी दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946। हम बेयर लैंग्वेज पढ़े, उससे पहले हमें ऑब्जेक्ट एंड फीचर्स करना भी जरूरी था, इसलिए मैं एक स्लाइड अलग से बना के लेके आई हूँ। सबसे पहला जो पॉइंट है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। The act aimed to create a central investigative body to handle serious and important cases. This became the legal foundation of the CBI. सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन बनाना, सबसे पहला पॉइंट क्या हमने पढ़ा, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाना। इस एक्ट का मेन पर्पस था एक सेंट्रल लेवल की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाना जो सीरियस केसेस को हैंडल कर सके। आज यही सीबीआई का बेस एक्ट है, ठीक है। सेकंड इज effective investigation of corruption cases. One key objective was to investigate corruption and bribery cases involving central government employees in a fair and professional manner. Corruption cases को effectively investigate करना, सेंट्रल गवर्नमेंट के पब्लिक सर्वेंट को करप्शन और ब्राइबरी केसेस को प्रोफेशनल और अनबाइज्ड तरीके से इन्वेस्टिगेट करना, ठीक है। थर्ड इज ensuring a uniform standard of investigation across India. The act sought to maintain a uniformity and efficiency in investigations as a standard varied widely among different states. पूरे देश में यूनिफॉर्म इन्वेस्टिगेशन सिस्टम लाना, डिफरेंट स्टेट्स में इन्वेस्टिगेशन का स्टैंडर्ड अलग था, इसलिए एक यूनिफॉर्म और एफिशिएंट इन्वेस्टिगेशन सिस्टम क्रिएट करना जरूरी था। फोर्थ इज handling interstate offences smoothly. It enabled a central agency to investigate offences that occurred across multiple states, where the state police alone could not handle the matter effectively. इंटरस्टेट ऑफेंसेस को इजीली हैंडल करना, ऐसे क्राइम जो दो स्टेट्स में होते हैं, इनको डीएसपीई जैसे सेंट्रल एजेंसी के थ्रू ही हैंडल करना, ठीक है। फिफ्थ इज ग्रांटिंग डीएसपीई ऑफिसर्स फुल पुलिस पावर. Officers of DSPE were given all powers of state police officers, including search, seizure, arrest and investigation. DSPE ऑफिसर्स को पुलिस जैसी पावर देना, इस एक्ट के अंडर DSPE ऑफिसर्स को स्टेट पुलिस के सारे पावर्स दिए गए, जैसे सर्च, सीजर, अरेस्ट एंड इन्वेस्टिगेशन. Sixth is central government's supervision and control. The functioning of DSPE remained under the direct superintendence and control of the central government to ensure independent and efficient investigations. Central government का direct control और supervision, DSPE का overall control central government के पास होता है ताकि investigation independent और effective way से हो सके. Seventh is extension of jurisdiction with state consent under section 6. The DSPE could operate in any state only with the prior consent of that state government, ensuring a cooperative center-state functioning. State consent के साथ jurisdiction extend करना under section DSPE. DSPE को किसी स्टेट में काम करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन जरूरी होती है ताकि स्टेट और सेंट्रल कोऑर्डिनेशन बना रहे। अब इसके बेयर एक्ट पे आते हैं। बेयर एक्ट में अगर हम देखें तो इसमें टोटल 7 सेक्शंस दिए गए हैं। सबसे पहले सेक्शन 1 कहता है शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट। सेक्शन 1A इंटरप्रिटेशन दिया गया है। 2 में कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर्स ऑफ स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट दी गई है। 3 में दिया गया है ऑफेंसेस टू बी इन्वेस्टिगेटेड बाय स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट। 4 में दिया गया है सुपरिटेंडेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट। 4A में कमेटी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर दिया गया है। 4B में टर्म्स एंड कंडीशन दी गई है। 4BA में डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन दिया गया है। 4C में अपॉइंटमेंट फॉर पोस्ट ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एंड अबव दिया गया है, एक्सटेंशन दिया गया है। सेक्शन 5 बात करता है एक्सटेंशन ऑफ पावर एंड जुरिसडिक्शन ऑफ स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट। सेक्शन 6 बात करता है कंसेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। सेक्शन 6A बात करता है अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू कंडक्ट इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन। 7 जो है वो रिपील हो चुका है। सबसे पहले अगर हम इसका प्रेम्बल देखते हैं तो इसका प्रेम्बल कहता है एन एक्ट to make provision for the constitution of special police force in Delhi for the investigation of certain offences in the union territory, for the superintendence and administration of the said force, and for the extension to other areas of the powers jurisdiction of members of said force in regard to investigation of the said offences. ये एक्ट इसलिए बनाया गया है ताकि दिल्ली में एक स्पेशल पुलिस फोर्स बनाई जा सके जो यूनियन टेरिटरी में कुछ खास ऑफेंसेस की इन्वेस्टिगेशन करें और उस फोर्स की सुपरविजन और एडमिनिस्ट्रेशन जो देख रेख है सारा सिस्टम बनाया जा सके, और जरूरत पड़े तो इससे ऑफिसर्स को दूसरे एरियाज में भी इन्वेस्टिगेशन करने की पावर दी जा सके, ठीक है।
whereas it is necessary to constitute a special police force in Delhi for investigation of certain offences in Union Territory and make provision for superintendence and administration of the said force and for the extension to other area of the powers and jurisdiction of the member of said force in regard to the investigation of said offences। जबकि ये जरूरी समझा गया है कि दिल्ली में एक स्पेशल पुलिस फोर्स बनाई जाए जो यूनियन टेरिटरी में होने वाले कुछ स्पेसिफिक ऑफेंसेस की इन्वेस्टिगेशन करे, ठीक है, और उस फोर्स की सुपरिटेंडेंस और एडमिनिस्ट्रेशन का प्रॉपर अरेंजमेंट हो और उन ऑफिसर्स की पावर और जुरिसडिक्शन को दूसरे एरियाज में भी एक्सटेंड किया जा सके ताकि वो उन ऑफेंसेस की भी इन्वेस्टिगेशन कर सके, ठीक है। इसलिए इट इज हियर बाय इनेक्टेड एज फॉलो, इसलिए ये कानून निम्नलिखित तरह से बनाया और लागू किया जाता है। सबसे पहले सेक्शन 1 Short title and extent. This act may be called the Delhi Special Police Establishment Act. It extends to whole of India. ये एक्ट पूरे इंडिया में लागू होता है, ठीक है, और इस एक्ट का नाम दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 है, ठीक है। सेक्शन 1A इंटरप्रिटेशन सेक्शन। वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन यूज्ड herein and not defined but defined in the Central Vigilance Commission Act 2003 shall have the meaning respectively assigned to them in that act. इस एक्ट में जो शब्द या एक्सप्रेशन यूज किए गए हैं और यहाँ डिफाइन नहीं किए गए लेकिन सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 में उनकी डेफिनेशन दी गई है, तो उन शब्दों का मतलब वही होगा जो सीवीसी एक्ट 2003 में लिखा गया है, ठीक है। Section 2 Constitution and powers of special police establishment. Subsection 1 Notwithstanding anything in the Police Act 1861, the central government may constitute a special police force to be called the Delhi Special Police Establishment for the investigation in any union territory of offences notified under Section 3. पुलिस एक्ट 1861 में जो लिखा हो, पुलिस एक्ट 1861 में जो भी लिखा है उसके बावजूद सेंट्रल गवर्नमेंट एक स्पेशल पुलिस फोर्स बना सकती है जिसका नाम होगा दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, जो किसी भी यूनियन टेरिटरी में सेक्शन 3 में बताए गए ऑफेंसेस की इन्वेस्टिगेशन करेगी, ठीक है। सब सेक्शन 2 सब्जेक्ट टू एनी ऑर्डर व्हिच द सेंट्रल गवर्नमेंट में मेक इन दिस बिहाफ मेंबर्स ऑफ द सेड पुलिस एस्टेब्लिशमेंट शैल हैव थ्रू आउट any union territory in relation to investigation of such offences and arrest of person concerned in such offences all the powers, duties, privileges and liabilities which police officers of the union territory have in connection with the investigation of offences committed therein. सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्शन के हिसाब से DSPE के जो मेंबर होंगे उनको पूरी यूनियन टेरिटरी में इन्वेस्टिगेशन और उन ऑफेंसेस से जुड़े लोगों की अरेस्ट करने के लिए, ठीक है, उतनी ही पावर, ड्यूटी, प्रिविलेज और लाइबिलिटी होंगी जितनी उस यूनियन टेरिटरी के नॉर्मल पुलिस ऑफिसर्स के पास होती है जब वो वहां के ऑफेंसेस की इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ठीक है। सब सेक्शन 3 एनी मेंबर ऑफ सेड पुलिस एस्टेब्लिशमेंट ऑफ or above the rank of sub inspector may subject to any orders which the central government may make in this behalf exercise any union territory any of the power of the officer in charge of a police station in the area in which he is for the time being, and when so exercising such powers shall subject to any such orders as aforesaid be deemed to be an officer in charge of police station discharging function of such an officer within the limit of his station. अगर कोई DSPE ऑफिसर सब इंस्पेक्टर या उससे ऊपर का रैंक रखता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग वो किसी भी यूनियन टेरिटरी में थाना इंचार्ज ऑफिसर इंचार्ज, ठीक है, की पावर का यूज कर सकता है जहां वो उस समय मौजूद हो, ठीक है। और जब वो ये पावर यूज करता है तो उसे कानूनी तौर पर उस पुलिस स्टेशन का इंचार्ज माना जाएगा उस एरिया का लिमिट के अंदर, ठीक है, लिखा हुआ ना, मतलब कि वो वैसे ही मतलब अपनी पावर एक्सरसाइज करेगा जैसे उस एरिया का जो है इंचार्ज कर सकता है। सेक्शन 3
Offences to be investigated by special police establishment. The central government may by notification in the official gazette specify the offences or classes of offences which are to be investigated by Delhi special police establishment. सेंट्रल गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन जारी करके ये बताएगी कि कौन कौन से ऑफेंसेस या किस कैटेगरी के ऑफेंसेस दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट को इन्वेस्टिगेशन करने हैं। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट जब गजट में डिक्लेयर करेगी तभी DSPE उन ऑफेंसेस की इन्वेस्टिगेशन करेगी। ठीक है, यहाँ तो लिस्ट नहीं दी गई लेकिन मैंने लिखी हुई है लिस्ट, थोड़ा सा आपको पढ़ के मैं बता देती हूँ। जैसे सबसे पहला ऑफेंस है ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर द फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 ऑफेंसेस। सेकंड है ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर द डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1971 एंड डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स 1971। ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर द एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962। ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर सेक्शन 3 ऑफ एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट 1908। ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर सेक्शन 120 IPC। ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर सेक्शन 333, 353, 395, 396, 397 और 594, 506 IPC के अंदर दिए गए हैं, जो 494 और 506 IPC। ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर द एडिशनल एमोलुमेंट कंपल्सरी डिपॉजिट एक्ट 1947। ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर सेक्शन 35 ऑफ गिफ्ट टैक्स एक्ट। ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर सेक्शन 36 ऑफ वेल्थ टैक्स एक्ट और ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर सेक्शन 27 ऑफ आर्म्स एक्ट। तो ये कुछ लिस्ट है, लेकिन इसमें बेयर एक्ट में नहीं दी गई, तो इसलिए मैं लेके नहीं आई क्योंकि ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा यही बेयर लैंग्वेज ही पूछते हैं, वही आती है एग्जाम में। कोई स्पेसिफिकली पूछेंगे नहीं कि क्या लिस्ट नहीं दे सकते, मुझे नहीं लगता। ठीक है, फिर भी मैंने बता दिया आपको। अगर आपको चाहिए होगी ये लिस्ट तो मैं आपको टेलीग्राम पे, अपने टेलीग्राम हैंडल पे ये पोस्ट कर दूंगी, अपलोड कर दूंगी। ठीक है, सेक्शन 4 Superintendence and Administration of Special Police Establishment. The Superintendence of Delhi Special Police Establishment, insofar as it relates to investigation of offences alleged to have been committed under the Prevention of Corruption Act 1988, shall vest in the Commission. जब दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के केसेस इन्वेस्टिगेट करती है, तो उन केसेस की सुपरविजन, जो देख रेख, जो कंट्रोल है, वो कमीशन के पास होती है। और कमीशन हमने पता है ना आपको, कमीशन वही होता है जो CVC में दिया गया कमीशन। ठीक है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, जो उसी को बोलते हैं कमीशन। जहाँ जहाँ हम कमीशन पढ़ेंगे उसका मतलब वही होगा, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ठीक है, save as otherwise provided in subsection 1, the superintendence of the said police establishment in all other matters shall vest in the central government. सबसेक्शन 1 के अलावा यानी करप्शन केसेस के अलावा बाकी सभी मैटर्स पे DSPE यानी कि दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट जो है की सुपरिटेंडेंस जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगी। ठीक है, सबसेक्शन 3, the administration of this said police establishment shall vest in an officer appointed in this behalf by the central government hereinafter referred to as the director, who shall exercise in respect of that police establishment such of the powers exercisable by an inspector general of the police in respect of the police force in the state as the central government may specified in this behalf. DSPE का एडमिनिस्ट्रेशन डे टू डे मैनेजमेंट जो होता है, सॉरी DSPE का जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, डे टू डे मैनेजमेंट, वो एक ऑफिसर्स के पास होगा जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। इस ऑफिसर्स को डायरेक्टर कहा जाएगा। ठीक है, डायरेक्टर वो पावर्स यूज करता है जो नॉर्मली इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के पास होती हैं, और जितनी पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट इसके पास मतलब इसके लिए स्पेसिफाई करेगी। जितनी भी इनको पावर दी गई है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही स्पेसिफाई करेगी। ठीक है, सेक्शन 4A, मतलब इसको सिंप्लीफाई अगर मैं करूं तो इसका यही मतलब है कि जो डे टू डे रूटीन है, ठीक है, एक ऑफिसर के पास होगी और सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अपॉइंट करेगी और उस ऑफिसर को डायरेक्टर कहा जाएगा। ठीक है, और डायरेक्टर नॉर्मली इंस्पेक्टर जनरल वाली पावर को एक्सरसाइज करेगा, वही पावर होगी उसके पास। और जितनी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए जितनी भी ये पावर यूज करेगा उसकी स्पेसिफाई जो करेगा ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। ठीक है, कमेटी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर,
द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल अपॉइंट द डायरेक्टर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ प्राइम मिनिस्टर जो होंगे वो चेयरपर्सन होंगे, द लीडर ऑफ अपोजिशन रिकॉग्नाइज्ड वो मेंबर होंगे, और द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वो भी मेंबर होंगे। देखो, डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट तभी करेगी जब कमेटी रेकमेंड करेगी, ठीक है। ये कमेटी इन लोगों से मिलकर बनती है, जैसे प्राइम मिनिस्टर जो है वो चेयरपर्सन हो गई, और लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो लोकसभा में होते हैं, अगर वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं होगा तो सिंगल लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी का लीडर जो होगा वो मेंबर होगा, ठीक है। और लिखा हुआ ना, अगर उसकी एब्सेंस में लीडर ऑफ अ सिंगल लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी का मेंबर वो भी मेंबर होगा, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या उनके द्वारा नॉमिनेटेड सुप्रीम कोर्ट जजेस जो होंगे वो भी मेंबर होगा, ठीक है। सेकंड, सबसेक्शन 2, नो अपॉइंटमेंट ऑफ अ डायरेक्टर शैल बी इनवैलिड merely by reason of any vacancy or absence of a member in the committee। अगर कमेटी का कोई मेंबर प्रेजेंट ना हो या कोई सीट वेकेंट हो तो डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट की वजह से इनवैलिड नहीं होगी, मतलब कि कमेटी पे कोई एक मेंबर एब्सेंट हो तब भी अपॉइंटमेंट जो है वो वैलिड रहेगी, ठीक है। सबसेक्शन 3, द कमेटी शैल रिकमेंड अ पैनल ऑफिसर्स on the basis of seniority, integrity and experience in the investigation of anti-corruption cases, and be chosen from amongst officers belonging to the Indian Police Service constituted under the All India Services Act 1951 for being considered for appointment as the director। कमेटी डायरेक्टर के लिए एक पैनल लिस्ट रेकमेंड करेगी। इस लिस्ट में वो ऑफिसर्स होंगे जो सीनियरिटी मतलब कि सबसे बड़े होंगे, जिनके मतलब एक्सपीरियंस होगा, ठीक है, इंटीग्रिटी ईमानदारी और एंटी करप्शन केसेस इन्वेस्टिगेट करने का एक्सपीरियंस उनके पास रखते हो, मतलब वो, ठीक है। और ये ऑफिसर्स इंडियन पुलिस सर्विस IPS मतलब होंगे। सेक्शन 4B, terms and conditions of service of director। The director shall, notwithstanding anything to contrary contained in rules relating to his condition of service, continue to hold office for a period of not less than 2 years from the date on which he assumed office। डायरेक्टर जब अपना पद संभालता है तब अब वो कम से कम 2 साल तक पद पर रहेगा। रूल्स में कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लेना। ये टाइम पीरियड आ सकता है, मैंने PYQ में भी देखा है, ये है, ठीक है। प्रोवाइजो, फर्स्ट प्रोवाइजो क्या बोल रही है, दैट द पीरियड फॉर विच द डायरेक्टर होल्ड्स द ऑफिस on his initial appointment may, in public interest, on the recommendation of the committee under subsection 1 of the section 4A, and the reason to be recorded in writing, be extended up to 1 year at a time। फर्स्ट प्रोवाइजो क्या कह रही है कि पब्लिक इंटरेस्ट में और कमेटी सेक्शन 4A वाली कमेटी के रिकमेंडेशन पर डायरेक्टर का टर्म एक साल का मतलब करके एक्सटेंशन देकर बढ़ाया जा सकता है। एक्सटेंशन की वजह रिटर्न में रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। प्रोवाइजो 2, प्रोवाइडेड फर्दर दैट नो सच एक्सटेंशन शैल बी ग्रांटेड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ अ पीरियड ऑफ 5 years in total, including the period mentioned in the initial appointment। टोटल मिलाकर इनिशियल टर्म और एक्सटेंशन 5 साल से ज्यादा डायरेक्टर को एक्सटेंशन नहीं दिया जा सकता, ठीक है। शैल वर्ड है भाई, 5 साल से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। द डायरेक्टर शैल नॉट बी ट्रांसफर्ड एक्सेप्ट विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ द कमिटी रेफर्ड टू सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 4A। डायरेक्टर को जब तक कमेटी की पहले से रिटन कंसेंट अप्रूवल ना हो तब tक ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, मतलब ट्रांसफर सिर्फ कमेटी की परमिशन से ही हो सकता है, ठीक है। सेक्शन 4BA, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, देयर शैल बी डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन हेडेड बाय अ डायरेक्टर हु shall be an officer not below rank of joint secretary to the government of India for conducting prosecution of cases under this act। इस एक्ट के केसेस की प्रोसिक्यूशन कोर्ट में केसेस चलाने के लिए एक डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन बनाया जाएगा। इसके हेड जो होंगे वो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होंगे, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जॉइंट सेक्रेटरी से कम रैंक का ऑफिसर नहीं होगा, ठीक है। सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है, द डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन शैल फंक्शन अंडर द ओवरऑल सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ द डायरेक्टर। डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन का काम डायरेक्टर DSPE CBI डायरेक्टर की ओवरऑल सुपरविजन और कंट्रोल में होगा, मतलब डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन को डायरेक्टर की अथॉरिटी फॉलो करनी होगी।
ठीक है। सबसेक्शन 3, द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल अपॉइंट द डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ठीक है। डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन की अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, लेकिन सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की रिकमेंडेशन पर। सबसेक्शन 4, द डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन शैल नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग टू कंट्रेरी कंटेन्ड इन द रूल्स रिलेटिंग टू कंडीशन ऑफ सर्विस कंटिन्यू टू होल्ड फॉर अ पीरियड नॉट लेस देन 2 years फ्रॉम द डेट ऑन विच ही अज्यूम ऑफिस। डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन कम से कम 2 साल तक अपने पद पर बना रहेगा, चाहे सर्विस रूल्स में कुछ भी लिखा हो, ठीक है। मतलब मिनिमम टेनर जो है 2 साल तो गारंटी है। सेक्शन 4C, अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एंड अबव, एक्सटेंशन एंड curtailment of their tenure, etc. Subsection 1, the central government shall appoint officers to the post of the level superintendent of police and above, except director, and also recommend the extension or curtailment of the tenure of such officers in the Delhi Special Police Establishment on the recommendation of a committee consisting of the Central Vigilance Commissioner, Chairperson, Vigilance Commissioner, members, Secretary to the Government of India in charge of Ministry of Home, members, Secretary to the Government of India in charge of the Department of Personnel, members होंगे। देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी लेवल से ऊपर के सारे ऑफिसर्स अपॉइंट करेगी, डायरेक्टर को छोड़ के, ठीक है। और उनके टेनर को एक्सटेंड या रिड्यूस करने का फैसला भी करेगी, लेकिन कमेटी की रिकमेंडेशन पर। ये कमेटी इन लोगों से मिलकर बनेगी। सबसे पहले जो सीबीसी चेयरपर्सन होंगे और विजिलेंस कमीशन मेंबर होंगे, होम मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी जो होंगे वो मेंबर होंगे, और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल का भी पर्सनल सेक्रेटरी भी मेंबर होंगे, ठीक है। कंडीशन provided that committee shall consult the director before submitting the recommendation to the central government. कमेटी अपनी रिकमेंडेशन भेजने से पहले डायरेक्टर सीबीआई डीएसपीई डायरेक्टर से जरूर कंसल्ट करेगी, ये कंडीशन है, ठीक है। इसको याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। सबसेक्शन 2, ऑन रिसिप्ट द रिकमेंडेशन अंडर सबसेक्शन 1 द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल पास ऑर्डर्स एज थिंक्स फिट टू गिव इफेक्ट टू द सेड रिकमेंडेशन। कमेटी की रिकमेंडेशन मिलने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी मर्जी से एप्रोप्रिएट ऑर्डर पास करेगी, ताकि कमेटी की रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट किया जा सके। मतलब फाइनल ऑर्डर सेंट्रल गवर्नमेंट देगी पर कमेटी की एडवाइस के बेसिस पर, ठीक है। सबसेक्शन हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। 4, सेक्शन 5, एक्सटेंशन ऑफ पावर्स एंड जुरिडिक्शन ऑफ स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट टू द अदर एरिया। Subsection 1, the central government may by order extend to any area including railway area in a state not being union territory the powers and jurisdiction of members of the Delhi Special Police Establishment for the investigation of any offences or classes of the offences specified in a notification under section 3। सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऑर्डर के थ्रू डीएसपीई, ठीक है, डीएसपीई सीबीआई ऑफिसर्स की पावर और जुरिडिक्शन किसी भी स्टेट के एरिया, रेलवे एरियाज भी शामिल होंगे जिसमें, उन तक एक्सटेंड कर सकती है, ताकि वो सेक्शन 3 में बताए गए ऑफेंसेस या ऑफेंस कैटेगरी को इन्वेस्टिगेट कर सके। मतलब सीबीआई जो है, सीबीआई को स्टेट में काम करने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर से दिया जा सकता है, ठीक है, सब्जेक्ट टू स्टेट कंसेंट तो रहेगा ही। सबसेक्शन 2, when by an order under subsection 1 the powers and jurisdiction of members of said police establishment are extended to any such area, member thereof may, subject to any orders which the central government may make in this behalf, discharge the functions of a police officer in that area, and shall while so discharging such function be deemed to be a member of police force of that area and be vested with the powers, functions and privileges and be subject to the liability of police officer belonging to that police force। जब डीएसपीई जो है उसकी पावर स्टेट एरिया में एक्सटेंड कर दी जाती है, तो डीएसपीई का कोई भी ऑफिसर सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर के हिसाब से वहां के पुलिस ऑफिसर की तरह काम कर सकता है, ठीक है। उस समय उसे उस स्टेट की पुलिस फोर्स का मेंबर माना जाएगा और उसके पास सेम पावर्स, ड्यूटीज, प्रिविलेजेस और लाइबिलिटीज होंगी जो वहां के स्टेट पुलिस के पास होती हैं, ठीक है।
subsection 3. Where any such order under subsection 1 is made in relation to any area, then without prejudice to the provision of subsection 2, any member of Delhi Special Police Establishment of or above rank of sub-inspector may, subject to any orders which the central government may make in this behalf, exercise the powers of the officer in charge of a police station in that area, and when so exercising such powers shall be deemed to be an officer in charge of a police station discharging the functions of such an officer within the limits of his station. अगर DSPE का कोई ऑफिसर सब इंस्पेक्टर या उससे ऊपर के रैंक का है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग वो स्टेट के उस एरिया में थाना इंचार्ज, ऑफिसर इंचार्ज की पावर्स एक्सरसाइज कर सकता है, ठीक है। जब वो ये पावर यूज करेगा उससे उस पुलिस स्टेशन का इंचार्ज माना जाएगा, ठीक है, और वो पूरी तरह से थाना इंचार्ज मतलब पुलिस स्टेशन इंचार्ज की फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। सेक्शन 6, consent of central government to exercise of power and jurisdiction. Nothing contained in section 5 shall be deemed to enable any member of Delhi Special Police Establishment to exercise powers and jurisdiction in any area in a state not being a union territory or a railway area without the consent of government of that state. सेक्शन 5 में जो भी लिखा हो, DSPE CBI के किसी भी ऑफिसर्स को किसी स्टेट के एरिया, यूनियन टेरिटरी या रेलवे एरिया को छोड़ के, ठीक है ना, नॉट बीइंग यूनियन टेरिटरी रेलवे और यूनियन टेरिटरी या रेलवे को छोड़ के मैं अपनी पावर यूज करने का अधिकार तब तक नहीं होता जब तक उस स्टेट गवर्नमेंट की कंसेंट परमिशन ना मिले, ठीक है। इसका सिंपल मतलब बताऊं तो सीबीआई जो है वो स्टेट में बिना स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन के एंट्री या इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता, ठीक है। सेक्शन 6A, अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू कंडक्ट इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन। द दिल्ली सबसेक्शन 1, द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट शैल नॉट कंडक्ट एनी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन into any offence alleged to have been committed under Prevention of Corruption Act 1988 except with the previous approval of the central government where such allegation relates to दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट DSPE और CBI तब तक इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं कर सकता प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट वाले ऑफेंसेस में जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट की पहले से अप्रूवल ना हो। अगर एलिगेशन जो है the employees of the central government of the level of joint secretary and above हो, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल या उससे ऊपर के ऑफिसर्स के खिलाफ हो, ठीक है। बी, such officers as are appointed by central government in corporation established by or under any central act, government company, society, local authorities owned or controlled by that government, उन ऑफिसर्स के खिलाफ हो जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल या ओनरशिप वाली कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट कंपनी, सोसाइटी या लोकल अथॉरिटीज में हो। मतलब सिंपल अगर बताऊं तो बड़े सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स और गवर्नमेंट कंट्रोल्ड बॉडी के सीनियर ऑफिसर्स के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पहले अप्रूवल से ही हो सकती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है सेक्शन 6A। Notwithstanding anything contained in subsection 1, no such approval shall be necessary for cases involving arrest of person on the spot on the charge of accepting or attempting to accept any gratification other than a legal remuneration referred in clause C of the explanation section 7 of the Prevention of Corruption Act 1988। ये सिंपली बोल रहा है कि सबसेक्शन 1 में जो भी लिखा हो, लेकिन अगर कोई ऑफिसर रिश्वत लेते हुए या रिश्वत लेने की कोशिश करते हुए रंगे हाथ पकड़ा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेने की कोई जरूरत तो नहीं है फिर, ठीक है। अगर रंगे हाथ पकड़ा जाता तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। सीबीआई तुरंत अरेस्ट और इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, ठीक है। मतलब सिंपल है कि ट्रैप केसेस या कोर्ट रेड हैंडेड ब्राइबरी केसेस में अप्रूवल लेने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। और 7 जो है वो रिपील हो चुका है। आई होप कि आपके लिए ये सेशन जो है इंफॉर्मेटिव रहा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। मतलब जुडिशरी एग्जाम और APO एग्जाम या कोई भी लीगल ऑफिसर्स का एग्जाम है तो उनके लिए बेयर एक्ट ही है, तो हमें एक लाइन का पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम बेयर एक्ट छोड़ के डायरेक्ट MCQ लगाने तो उससे कुछ नहीं होगा।
हमें बेयर एक्ट पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने सोचा कि चलो ये छोटा सा एक्ट है तो वन शॉट करवा देती हूँ। अगर कोई कमी लगी हो कुछ आपको तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।